Hello everyone, welcome back to Rashid Ali Khan's YouTube channel. Today I am going to just teach you a new topic and it is also related to our previous topic. In previous classes we just learnt about noun and we completed each and every rules of the noun. And if you want to just complete noun, actually noun is incomplete without gender because it is also related to the noun and you have to just learn it properly. Okay, so what is gender? जेंडर क्या है आपको पता है? एक हम क्या करते हैं, जेंडर क्या रहता है हमारा, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी पर्सन या कोई भी जो हमारा एनिमल्स है वो मेल है या फीमेल है। आ रही बात समझ में? तो देखो जनरली हमारा जो जेंडर रहता है माय डियर, वो होता है 4 काइंड्स. Okay, there are 4 kinds of gender. First is masculine, second is feminine, and third is common, and fourth is neuter gender. देखो masculine gender क्या है, बचपन से आपने पढ़ा होगा. masculine gender क्या है? A gender which denotes male. एक ऐसा जेंडर जो बताता है कि भाई वो मेल को रिप्रेजेंट करता है, एक तरीके से मेल को बताता है, चाहे वो एनिमल भी हो सकता है या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं मैन, बॉय, डॉग, हॉर्स, ईटीसी. आ रही बात समझ में? ओके, तो इसी तरीके से हमारा जो सेकंड वाला जो जेंडर है वो है फेमिनाइन जेंडर. फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? ये डिनोट करता है फीमेल को. सिंपल सी कहानी है, जहां पर मेल को जो क्या करता है, जो जेंडर मेल को डिनोट करेगा वो मस्कुलिन जेंडर और जो फीमेल को डिनोट करेगा वो होगा फेमिनाइन जेंडर. जैसे हम कह सकते हैं वुमेन, गर्ल, बिच, मेयर, टाइग्रेस या और भी कई सारे जो आप एग्जाम्पल ले सकते हो. आ रही बात समझ में? फेमिनाइन जेंडर का मतलब जो फीमेल को डिनोट करे. थर्ड जेंडर हमारा आ जाता है डियर, जिसका नाम है कॉमन जेंडर. अच्छा, कॉमन जेंडर क्या रहता है आपको पता होगा, कई सारे लोगों के मन में ख्याल आ रहे होंगे, है ना? माय डियर, कॉमन जेंडर का मतलब रहता है एक ऐसा जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों को क्या करे, डिनोट करे. जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि टीचर. टीचर में देखो मेल भी आ जाता है और फीमेल भी आ जाता है. या हमने कहा सर्वेंट, या फिर मैं कह सकता हूँ लॉयर, या मैं कह सकता हूँ एडवोकेट. ओके, आ रही बात समझ में? कॉमन जेंडर में हमें पता ना चले कि ये मेल है या फीमेल है. जैसे हम कह देते हैं भाई डॉक्टर, जैसे मैंने बोल दिया, हालांकि वो फीमेल भी हो सकती है या मेल भी हो सकती है. हालांकि हम गांव में एक अलग बात हो सकती है कि हम क्या कह देते हैं, डॉक्टर कह देते हैं, और जो कोई लेडी डॉक्टर होता है तो उसे वहाँ पर कौन लोग कह देते हैं, डॉक्टरनी, है ना? डॉक्टरनी नहीं, डॉक्टरनी कोई वर्ड नहीं है. डॉक्टर चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो. आ रही बात समझ में? आइए जरा, नेक्स्ट जेंडर है हमारा न्यूटर जेंडर. न्यूटर जेंडर क्या रहता है? इसमें सारी की सारी जितनी भी हमारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी आ जाती हैं. नॉन लिविंग थिंग्स में जैसे मैं कह सकता हूँ पेन है, कॉपी है, बुक है, रूम है, या हम कह सकते हैं एक तरीके से टेबल है, शर्ट है, मार्कर है. मतलब जितनी भी सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी की सारी क्या आ जाती हैं डियर, न्यूटर जेंडर में. लेकिन यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ. न्यूटर जेंडर में कुछ लिविंग बीइंग भी आ जाती हैं. आ रही बात समझ में? न्यूटर जेंडर में कुछ लिविंग बीइंग भी आ जाती हैं. फॉर एग्जाम्पल बेबी. बेबी किस में आएगा? न्यूटर जेंडर में. जैसे आंट, चींटी, या मैंने बोला एक तरीके से बर्ड. मतलब जितने भी छोटे मोटे एनिमल्स या कोई बर्ड्स रहते हैं या इंसेक्ट रहते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूटर जेंडर में क्या होते हैं, आते हैं. जैसे मेल जेंडर, मस्कुलिन जेंडर के लिए मैं प्रोनाउन क्या लगाऊंगा डियर, ही लगाऊंगा. इसी तरीके से फेमिनाइन जेंडर के लिए मैं क्या लगाऊंगा डियर, सी लगाऊंगा. कॉमन जेंडर के लिए मुझे बताइए आप क्या लगाओगे. जैसे मुझे पता है डॉक्टर, जहां पर मुझे पता नहीं है कि वो मेल है या फीमेल है, क्या लगाओगे? आपको हमेशा याद रखना है माय डियर, वहाँ पर जब आपको पता ना हो कि टीचर वो मेल है या फिर फीमेल है, आप हमेशा वहाँ पर ही को प्रायोरिटी दे दोगे. आ रही बात समझ में? हाँ, अब
क्यों दे देंगे? ये इंग्लिश में ऐसा होता है, हालांकि हम कह देते हैं कि लेडीज फर्स्ट, लेकिन याद रखिए माय डियर, यहाँ पर इंग्लिश में हम ही को, मेल को प्रायोरिटी देते हैं, लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, हमेशा मेल को ही फर्स्ट मानते हैं। ओके, अब ये लड़कियां नाराज ना हो, इसमें मेरी गलती नहीं है, ये तो इंग्लिश में ही है, तो इसमें हम कह सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता कि लेडीज फर्स्ट क्यों नहीं है, मतलब इंप्रेस करने के लिए लोग कह देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, लिखेंगे तो आप हमेशा मेल को ही मानेंगे। ओके, एंड न्यूट्रल जेंडर के लिए आप मुझे बताइए क्या लगाओगे? न्यूट्रल जेंडर के लिए क्या मैं ही लगा सकता हूं या सी? बिल्कुल नहीं। न्यूट्रल जेंडर के लिए जो प्रोनाउन लगेगा वो हमारा क्या लगेगा डियर? इट लगेगा। ओके, आ रही बात समझ में? चलिए एक और बात, यहां पर मैंने नोट लिखा है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नोबडी, नन, एवरीवन, ईटीसी, ऑल आर ऑल कॉमन जेंडर प्रोनाउंस ऑलवेज बी इन मस्कुलिन जेंडर। ये सभी के सभी ये क्या रहेंगे, हमेशा क्या करेंगे, इनको मस्कुलिन जेंडर में ही हम क्या करेंगे, इनको मानेंगे। ओके, अगर वहाँ पर कोई भी क्या नहीं दे रखा है फेमिनाइन जेंडर, अगर आपको नहीं पता, फॉर एग्जांपल मैंने कहा अगर इनका कॉमन नाउन के साथ मैं यूज करूँगा, हमेशा क्या करूँगा, मस्कुलिन जेंडर को क्या करूँगा, मैं प्रायोरिटी दूंगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला एवरी टीचर is doing his work, तो यहां पर मैंने बोला एवरी टीचर इज डूइंग हिज वर्क, तो यहां पर क्या करूंगा, मैं हिज का यूज करूंगा, क्योंकि यहां पर जो टीचर है मुझे नहीं पता कौन है, मेल है या फीमेल है, लेकिन जब पता नहीं होगा तो आप हमेशा मेल को भी क्या करोगे, एक्सप्रेस करोगे, हमेशा यहीं पर प्रायोरिटी दोगे, मेल को ही प्रायोरिटी दोगे। ओके, बात समझ में आ रही है ना? ओके, तो देखो यहाँ पर अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक और टॉपिक है जो नाउन से ही रिगार्डिंग है। अगर नाउन आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो जैसे आपने जेंडर पढ़ा है सेम उसी तरीके से आपको इस टॉपिक को भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस टॉपिक के बिना जो नाउन है वो अभी भी क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसकी एरर को डिटेक्ट करना चाहते हो तो आपको इस टॉपिक को भी प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टॉपिक? द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज अ केस। देखो केस क्या है, केस विच लोकेट्स द पोजीशन ऑफ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड केस। कहने का मतलब ये क्या करता है, ये नाउन की पोजीशन को बताता है, नाउन और प्रोनाउन की पोजीशंस को बताता है सेंटेंस के अंदर। जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशंस को बताए सेंटेंस के अंदर, दैट इज कॉल्ड द केस। तो देखो केस जनरली क्या होता है हमारा, कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, तो आपको जानते ही होंगे आप, नॉमिनेटिव केस, या मैं इसको सब्जेक्टिव केस भी कह सकता हूं, ऑब्जेक्टिव केस, या मैं इसको एक्यूजेटिव केस भी कह सकता हूं, और थर्ड है हमारा पजेसिव केस। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं माय डियर, ये 3 प्रकार का नहीं होता, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द केस। यहाँ पर 2 केस और हैं जो आपको जानने की जरूरत है। नेक्स्ट 4th केस है वोकेटिव केस, एंड 5th वन इज केस इन अपोजिशन। ओके, तो देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द केस। आइए तो जानते हैं कि नॉमिनेटिव केस क्या है। देखो नॉमिनेटिव का मतलब ही रहता है सब्जेक्टिव केस। जब भी हमारा जो नाउन और प्रोनाउन क्या आते हैं एट द प्लेस ऑफ द सब्जेक्ट यूज होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला राहुल gives me a book। राहुल गिव्स मी अ बुक। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करता हूं व्हाट इज अ सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस, तो आप बता दोगे कि राहुल। इसका मतलब राहुल क्या है, एक नाउन है, और नाउन है तो अगर मैंने पूछा कि इसका केस क्या है, तो केस होगा इसका नॉमिनेटिव केस। मैं इसे बोल सकता हूं नॉमिनेटिव केस। क्यों कह सकता हूं? बिकॉज आई एम यूजिंग इट एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉमिनेटिव केस। एंड if I ask you what is the objective case in this sentence, so then you have to find it what is the object in this sentence. So Rahul gives me
अ बुक। राहुल मुझे क्या देता है, एक किताब देता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर देखो मैंने आपको पहले ही पुरानी वीडियो में बता दिए थे, देयर आर टू काइंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर मी भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और बुक भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ये एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि मुझे व्हाट से मुझे क्या मिल रहा है, इसका आंसर मिल रहा है, और ये एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने पूछा कि बुक का यहां पर केस कौन सा है, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया है, दैट्स व्हाई आई कैन से दैट इट इज अ ऑब्जेक्टिव केस। और मी का भी यहां पर क्या हो जाएगा डियर, एक ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये भी ऑब्जेक्ट की जगह पर ही इसका यूज हुआ है। थर्ड वन इज अवर पजेसिव केस। पजेसिव केस क्या होता है, जो पजेशन दिखाता है, अधिकार दिखाता है। किसी भी नाउन या प्रोनाउन पर जब कोई भी क्या करता है, अधिकार दिखाता है, तो उस केस को, एक ऐसा केस जो नाउन और प्रोनाउन पर अधिकार बताता है, उसे हम बोलते हैं पजेसिव केस। जैसे मैंने बोला राहुल्स फादर इज डूइंग एग्जाम्पल देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल राहुल्स फादर इज डूइंग हिज वर्क। हालांकि यहां पर ये राहुल्स फादर जो है ये क्या कर रहा है, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो हम इसे सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं। लेकिन यहां पर राहुल का जो पजेशन है, जो अधिकार है, उसके फादर पर दिखाई दे रहा है। आ रही बात समझ में, तो फादर पर क्या दिखाई दे रहा है, पजेशन दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको पजेसिव केस बोलूंगा। ओके, तो ये यहां पर कौन सा केस है, पजेसिव केस। पजेसिव केस का मतलब रहता है जब हम क्या करते हैं, किसी नाउन से या प्रोनाउन से क्या दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं, पजेशन दिखाते हैं। ओके, बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है, जब भी हम क्या करते हैं, किसी नाउन को क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं। क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, कॉल करते हैं, पुकारते हैं, तो उसको हम बोलते हैं वोकेटिव केस। जैसे मैं एक इंपेरेटिव सेंटेंस लिख लेता हूं, ओपन द डोर। अगर मैंने यहां पर कहा कि राज ओपन द डोर, तो यहां पर मुझे क्या करना, मुझे राज को क्या करना है, एड्रेस करना है, तो मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। और कॉमा लगाऊंगा तो इसका मतलब ये यहां पर सब्जेक्ट नहीं है। ओके, यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, ये यहां पर क्या है, एज अ नॉमिनेटिव केस यूज हुआ है, बिकॉज आई एम एड्रेसिंग हिम। ओके, मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं, तो यहां पर राज का कौन सा केस हो जाएगा, वोकेटिव केस। जब भी हम किसी को पुकारते हैं, उसका नाम लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वोकेटिव केस। नेक्स्ट जो केस है वो है आपका केस इन अपोजिशन। जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के हेल्प से हम समझते हैं, अमित द मॉनिटर ऑफ माई क्लास इज इंटेलिजेंट। मैंने कहा अमित जो कि मॉनिटर है मेरी क्लास का, वो क्या है, इंटेलिजेंट है। तो जरा देखो वोकेटिव केस क्या होता है, जब एक ही सेंटेंस में एक ही पर्सन के लिए, जब एक ही सेंटेंस में एक ही पर्सन्स के लिए दो नाउन का यूज किया जाता है। when in a sentence for a single person two nouns are used, then the second noun is called the case in opposition of the first noun। जब एक ही सेंटेंस में एक ही व्यक्ति के लिए दो नाउन का प्रयोग होता है, तो जो दूसरा वाला नाउन है वो पहले वाले नाउन का केस इन अपोजिशन कहलाता है। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर जो मॉनिटर है वो क्या हो जाएगा, केस इन अपोजिशन में यूज हुआ है। तो इस तरीके से हमारे कितने होते हैं डियर, 5 क्या रहते हैं, हमारे केस होते हैं। ओके, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हम जो बात करने वाले हैं इस पजेसिव केस के रूल्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इसके रूल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं आपको एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, हैव टू जस्ट लर्न द रूल्स ऑफ द पजेसिव केस। देखो पजेसिव केस के रूल्स मैं अब आपको कराने जा रहा हूं, तो इनको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि केस अब आपको समझ में आ गया। तो पजेसिव केस के कुछ रूल्स हैं जिनको आपको समझना अच्छे तरीके से। आइए जरा जानते हैं।
द पजेसिव केस इज चीफली यूज्ड विद द नेम ऑफ द लिविंग थिंग्स। यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। जो पजेसिव केस है माय डियर, मुख्यतः वो क्या होता है, जनरली क्या करते हैं हम उसे हमेशा लिविंग बींग्स के साथ में क्या करते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ में उसे यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में आप क्या नहीं करोगे, पजेसिव केस को यूज नहीं करोगे। आइए जरा देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। द कार्ट्स व्हील वॉज ब्रोकन। जो गाड़ी का जो पहिया है वो क्या हो गया भैया, टूट गया। तो इसका मतलब क्या है, कार्ट्स व्हील, गाड़ी का पहिया। मैं ये तो कह सकता हूं राहुल के पिता, राहुल्स फादर, क्योंकि राहुल क्या है, एक लिविंग बीइंग है, तो राहुल के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकता हूं, लेकिन कार्ट्स के साथ में यूज नहीं कर सकता। देखो जरा यहां पर ये सेंटेंस गलत है, द कार्ट्स व्हील, तो इसकी जगह पर आपको क्या करना चाहिए, यहां पर करना चाहिए द व्हील ऑफ द कार्ट। तो क्या करोगे, द व्हील ऑफ द कार। इट इज राइट। आ रही बात समझ में, ये सही है। जैसे मैं कह सकता हूं, मैंने कहा शर्ट का बटन, तो आप क्या नहीं कर सकते, शर्ट्स बटन नहीं कर सकते, आपको कहना पड़ेगा द बटन ऑफ शर्ट, बिकॉज इट इज अ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। द बेल वॉज एट द फ्रंट डोर साइड। जो बेल है वो क्या है, फ्रंट डोर साइड है, तो इसका मतलब दरवाजे में क्या है, दरवाजा एक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसके साथ में तो हम क्या नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते अपोस्ट्रोफी एस। हमें क्या करना पड़ेगा, द बेल वॉज एट द साइड ऑफ, क्या करना पड़ेगा, एट द, यहां से आपको करना पड़ेगा द साइड ऑफ द फ्रंट डोर। आ रही बात समझ में, एट द साइड ऑफ द फ्रंट डोर, ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि नॉन लिविंग बींग्स के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। वन मोर एग्जांपल, रवि इज माय फ्रेंड्स नेम। रवि मेरे दोस्त का नाम है, तो यहाँ पर फ्रेंड तो एक लिविंग बींग है, तो इसका मतलब ये क्या है, पूरी तरीके से सही सेंटेंस है। बात समझ में आया, फर्स्ट रूल क्लियर हुआ ना डियर आपको। देखते हैं सेकंड रूल क्या कहता है। इफ नॉन लिविंग थिंग्स आर पर्सोनिफाइड दे आर यूज्ड इन पजेसिव केस। ध्यान रखिए, वैसे तो हमने फर्स्ट में, मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट रूल में कि हम क्या करते हैं, जनरली क्या करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज केवल लिविंग बींग्स के साथ में करते हैं, लिविंग थिंग्स के साथ करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करते। लेकिन अगर नॉन लिविंग थिंग्स को पर्सोनिफाइड कर दिया जाए, पर्सोनिफाइड का मतलब रहता है मानवीकरण कर दिया जाए, कहने का तात्पर्य है ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। जब हम नॉन लिविंग थिंग्स को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि एक ह्यूमन बींग है, जैसे मैंने कहा अवसर जीवन में एक ही बार दरवाजा खटखटाता है, तो हम क्या करेंगे, जैसे तो अवसर कभी दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन हम क्या करें, उसे ट्रीट कर रहे हैं एक्चुअली। अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर वंस इन लाइफ, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी को एज अ लिविंग बीइंग यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब मैंने अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाइड कर दिया। तो ध्यान रखना, जब हम क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को पर्सोनिफाइड कर दें, तो इसका मतलब क्या रहेगा, हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज एट द डेथ्स डोर, वह मौत के दरवाजे पर है, वह मौत के दरवाजे पर है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहां पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज होगा, क्योंकि यहां पर मैंने इसको क्या कर दिया है, पर्सोनिफाइड कर दिया है। अब मैंने कहा वी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स लॉ, हमें प्रकृति के नियमों को क्या नहीं करना चाहिए, अवॉइड नहीं करना चाहिए। जनरली रूल कौन बनाता है, ह्यूमन बनाता है, हम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं नेचर्स को क्या कर रहा हूँ, एज अ लिविंग बीइंग यूज कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करूंगा। ओके, बात समझ में आ गई। तो देखो जरा नेक्स्ट जो नोट है, जरा इसको जरा ध्यान से समझना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सम लाइफलेस नाउन्स विच आर नोन फॉर स्ट्रेंथ, कुछ नॉन लिविंग्स जो नाउन्स हैं, लाइफलेस जो नाउन्स हैं, जिन्हें जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है, स्ट्रेंथ के लिए जाना जाता है, करेज के लिए जाना जाता है, वायलेंस के लिए जाना जाता है, या फिर ब्रिलियंस के लिए जाना जाता है, सुपीरियरिटी के लिए जाना जाता है, आर ट्रीटेड एज अ मस्कुलिन जेंडर, उनको ट्रीट किया जाता है एज अ मस्कुलिन जेंडर। कहने का मतलब भले ही वो नॉन लिविंग थिंग्स है, जनरली हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लिए क्या करते हैं, इट यूज करते हैं, लेकिन
इन नाउन्स के लिए हम क्या करेंगे, मस्कुलिन जेंडर का यूज करेंगे। मस्कुलिन जेंडर का मतलब है हम उनके लिए ही का यूज करेंगे। जब उनको पर्सोनिफाइड करेंगे तभी उनको यूज करेंगे। तो वो नाउन कौन कौन से हैं, जैसे सन है, सूर्य, समर, टाइम, वॉर, एंगर, विंटर, डेथ, थंडर, ईटीसी। ये कुछ ऐसे नाउन है जब इनको पर्सोनिफाइड किया जाएगा तो इनको हम एज अ मस्कुलिन जेंडर ट्रीट करेंगे। इसी तरीके से इसका एक और पॉइंट है सम इनएनिमेट्स नाउन। इनएनिमेट्स का भी मतलब सेम रहता है, लाइफलेस नाउन। ओके, इनएनिमेट नाउन विच आर नोन फॉर ब्यूटी, जो जाने जाते हैं किसके लिए, ब्यूटी के लिए, ग्रेसफुलनेस के लिए, वीकनेस के लिए, टेंडरनेस के लिए, आर ट्रीटेड एज फेमिनाइन जेंडर। उनको कैसे ट्रीट किया जाएगा, एक फेमिनाइन जेंडर के लिए जेंडर की तरह ट्रीट किया जाएगा जब उनको पर्सोनिफाइड किया जाएगा। कहने का मतलब इन नाउन को मैं क्या करूँगा, एज अ मस्कुलिन जेंडर ट्रीट करूँगा जब इनको पर्सोनिफाइड किया जाएगा। और ये जो नाउन है जैसे मून है, मॉडेस्टी है, मर्सी है, फॉर्च्यून है, वर्च्यू है, स्प्रिंग है, ऑनेस्टी, पीस, लिबर्टी, पिटी और ट्रुथ और अर्थ, इन सभी को मैं क्या करूँगा, एज अ फेमिनाइन जेंडर ट्रीट करूँगा जब इनको पर्सोनिफाइड किया जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने बोला नेचर ऑफर्स हर लैप। अब यहाँ पर जो प्रकृति है वो क्या करती है, ऑफर करती है अपनी गोद। अब देख रहे हो यहाँ पर मैंने नेचर के लिए वैसे जनरली मैं इट्स का यूज करता हूँ क्योंकि नॉन लिविंग बींग्स है, लेकिन अपनी गोद तो यहाँ पर मैंने नेचर को पर्सोनिफाइड किया है, इसीलिए मैं क्या करूँगा डियर, यहाँ पर मैंने क्या किया, हर का यूज करूँगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, हिज का यूज नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पर जो नेचर से एक तरीके से पर्सोनिफाइड हो रखा है और ये क्या कर रहा है, एक तरीके से वीकनेस को या हम कह सकते हैं वर्च्यू को या मोडेस्टी को यहाँ पर क्या करता है, एक्सप्रेस करते हैं। सेम एक और देख लेते हैं, द अर्थ ट्रीट्स अस एज हर चिल्ड्रन। जो पृथ्वी है हमें ट्रीट करती है कैसे, जैसे कि हम उसके बच्चे हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, अर्थ के लिए हर का यूज कर रहे हैं क्योंकि इसको भी हमने क्या कर दिया, पर्सोनिफाइड कर दिया है। तो आपको क्या करना है, अगर ये वाले नाउन्स आते हैं जैसे सन, समर, टाइम, वॉर, तो इनके लिए मस्कुलिन जेंडर का यूज करना है। और साथ ही साथ अगर ये वाले जो नाउन्स आते हैं जो मैंने अभी नीचे लिखाए हैं तो इनके लिए आपको क्या करना है, फेमिनाइन जेंडर का यूज करना है। ओके, बात समझ में आ गई ना। ओके, तो देखो नेक्स्ट जो रूल है हमारा वो जरा देखो जरा ध्यान से, वो क्या है, यू कैन फॉर्म द पजेसिव केस ऑफ अ प्लूरल नाउन that does end in s by ending in apostrophe। कहने का मतलब ये है जब आपका कोई भी प्लूरल नाउन क्या हो रहा है, एस पर खत्म हो रहा है, कोई भी प्लूरल नाउन एस पर खत्म हो रहा है तो वहां पर आपको क्या नहीं करना है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, केवल अपोस्ट्रोफी साइन लगाना है। ओके, अगर आपका कोई भी जो प्लूरल नाउन है एस पर खत्म हो रहा है तो वहां पर आप क्या करोगे, पजेशन दिखाने के लिए केवल साइन का यूज करोगे, अपोस्ट्रोफी साइन का, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करोगे। एग्जांपल देखते हैं, दिस इज अ बॉयज स्कूल। मैं कहना चाहता हूं ये लड़कों का स्कूल है, तो इसीलिए जब लड़के का जो क्या, वैसे बॉय का अगर मैंने बोला लड़के की किताब तो मैं क्या बोलूंगा, बॉयज बुक। ओके, मुझे बोलना पड़ेगा बॉयज बुक, लेकिन मैंने बोला लड़कों की किताब तो मैं यहाँ पर केवल अपोस्ट्रोफी साइन लगाऊंगा। सेम यहाँ पर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एस को हटाना होगा। ओके, मुझे करना पड़ेगा दिस इज अ बॉयज स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज वर्कर्स हॉलीडे टुडे। तो यहाँ पर वर्कर्स प्लूरल है और इसका जो अपोस्ट्रोफी है वो जो प्लूरल नाउन है वो एस पर खत्म हो रहा है, इसीलिए यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, इस एस को हटाना होगा। ओके, लेकिन जैसे मैंने चाइल्ड का प्लूरल किया चिल्ड्रन, तो आपको याद रखना है चिल्ड्रन में तो एस खत्म नहीं हो रहा है, मतलब एस पर ये नाउन जो है वो खत्म नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। जो नाउन का प्लूरल, जिस नाउन का प्लूरल एस पर खत्म नहीं हो रहा वहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो, जिस नाउन का प्लूरल एस पर खत्म हो रहा है तो वहाँ पर केवल अपोस्ट्रोफी साइन का यूज करना है। बात समझ में आ गई ना। नेक्स्ट रूल अब हम जरा देखते हैं क्या है, द पजेसिव केस इज ऑल्सो यूज्ड विद नाउन्स डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट।
मतलब पजेसिव केस का यूज मैं उस नाउन के साथ में करता हूं जो टाइम बताता है या फिर क्या करता है, स्पेस बताता है या फिर वेट बताता है। आइए जरा एग्जाम्पल के साथ इसमें यहां पर हम देखते हैं। देखो एग्जाम्पल क्या है यहां पर, आई स्पेंट अ मंथ्स हॉलीडे, मैंने एक महीने की छुट्टियां बिताई। तो यहां पर महीने की छुट्टियां, तो यहां पर ये टाइम के बारे में बात कर रहा है। जब टाइम के बारे में बात करेगा तो यहां पर हम क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जनरली मैंने बताया था लिविंग बीइंग के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, लेकिन जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूं उनको भी याद रखना है आपको। उनके साथ में भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं क्या, अपोस्ट्रोफी एस का। जैसे वन मोर एग्जांपल, आई वांट 3 days लीव, मुझे 3 दिन की छुट्टियां चाहिए। तो यहाँ पर एस लगाना पड़ेगा आपको, लीव। तो यहाँ पर भी आपको 3 days लीव, या मैंने बोला 1 pound वेट। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से यहाँ पर आप एग्जाम्पल के थ्रू इस पॉइंट को समझ सके होंगे मुझे लगता है। नेक्स्ट आ जाइए, जरा पॉइंट देखते हैं। When 2 or more nouns show joint possession, जब 2 या 2 से अधिक नाउन क्या करते हैं, जॉइंट पोजेशन दिखाते हैं, द पजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली। तो पजेसिव जो पजेशन का जो साइन है वो क्या होगा, बाद वाले नाउन के साथ में ही यूज होगा। कहने का मतलब जब 2 नाउन क्या कर रहे हो, एक ही व्यक्ति से पजेशन दिखा रहे हो, तो आपको अलग अलग पजेसिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। आइए तो जरा एग्जाम्पल के साथ जरा देख लेते हैं कि क्या है। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर वॉज नो मनी इन द बैंक इन माया एंड वीनाज ज्वाइंट अकाउंट। मतलब माया और वीना के ज्वाइंट अकाउंट में क्या नहीं है, एक भी पैसा नहीं है। तो यहाँ पर अकाउंट कितने हैं डियर, अकाउंट एक ही है। और माया और वीना का अकाउंट कितना है, दोनों का अकाउंट एक ही है। तो दोनों के अकाउंट में क्या नहीं है, कोई पैसा नहीं है, क्योंकि दोनों का अकाउंट क्या एक ही है। तो लास्ट वाले नाउन के साथ में आपको अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। अगर क्या करूँगा, माया का अकाउंट अलग होगा और वीना का अकाउंट अलग होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माया के साथ में भी यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा देयर वाज नो मनी इन द बैंक इन द मायाज एंड वीना जॉइंट अकाउंट्स। फिर जॉइंट्स को आपको हटा देना होगा, अकाउंट्स में आपको प्लूरल करना पड़ेगा। मतलब 2 अलग अलग व्यक्तियों से अगर आपको पजेशन दिखाना है तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करिए। अगर दोनों के साथ में आपको क्या करना है, एक ही चीज़ से पजेशन दिखाना है, तो केवल लास्ट वाले नाउन के साथ में आपको अपोस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। वन मोर एग्जांपल देख लेते हैं। द नेम ऑफ राहुल एंड राजूज फादर इज मिस्टर अजय शर्मा। इसका मतलब राहुल और राजू के जो पिता का नाम है वो अजय शर्मा है, दोनों भाई भाई हैं। ओके, एक ही पिता है दोनों की। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, अगर 2 नाम होते, 2 पिता होते, तो दोनों के साथ में अपोस्ट्रोफी एस का यूज आपको करना पड़ता। आ रही बात समझ में? तो जरा नेक्स्ट रूल के बारे में बात करते हैं। व्हेन 2 नाउन्स आर इन अपोजिशन। अपोजिशन का मतलब जैसे मैंने अभी आपको केस पढ़ाया है, केस इन अपोजिशन। व्हेन 2 नाउन्स आर इन अपोजिशन द पजेसिव साइन इज पुट टू द लेटर ओनली। इसका मतलब जो अपोजिशन साइन है, कहने का मतलब जो अपोस्ट्रोफी एस है वो बाद वाले नाउन के साथ में ही आएगा। अगर वहां पर नाउन का यूज केस इन अपोजिशन में यूज हुआ है तो जो अपोस्ट्रोफी साइन है, जो पजेशन दिखाएगा, वो बाद वाले नाउन के साथ आएगा। आइए जरा एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। दिस इज टैगोर्स द पोएट हाउस। वो कहना चाह रहा है यह जो घर है, जो टैगोर है, जो पोएट है, ये उसका घर है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अपोस्ट्रोफी एस लगा है वो क्या है डियर, वो रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो टैगोर है, एक नाउन तो ये हो ही गया, टैगोर के लिए पोएट आया, तो इसीलिए जो अपोस्ट्रोफी एस आएगा वो केवल पोएट्स के साथ आएगा। यहाँ पर ये अपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, दिस इज टैगोर द पोएट्स हाउस। ओके, ये जो टैगोर है, ये जो पोएट्स का जो है वो घर है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। आई स्पोक टू सलमान द एक्टर सेक्रेटरी। मैं कहना चाहता हूँ मैंने सलमान जो एक्टर है ना, मैंने उसके सेक्रेटरी से बात करी। तो आपको कहना चाहिए आई स्पोक टू सलमान। यहाँ पर आपको अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना होगा, आपको लगाना होगा अपोस्ट्रोफी एस एक्टर्स के साथ में। ओके, तो यहाँ पर आपको अपोस्ट्रोफी एस का यूज
करना होगा। आई स्पोक टू सलमान द एक्टर सेक्रेटरी, मैंने जो सलमान जो एक्टर है ना उसके सेक्रेटरी से बात करी। ओके, तो जरा नेक्स्ट जो रूल है वो जरा देखेंगे हम। पजेसिव साइन इज नॉट अटैच्ड टू कंजुगेटिव नाउन्स, कहने का मतलब ये है जो हमारा जो पजेसिव साइंस है अगर वो दो पर्सन से डबल पजेशन दिखा रहा है तो उसका यूज नहीं करेंगे, क्योंकि डबल पजेशन का यूज कभी नहीं होता, एक साथ डबल पजेशंस नहीं आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा राहुल्स ब्रदर सन इज वेटिंग फॉर यू, राहुल के भाई का बेटा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पर डबल पजेशंस का यूज हो रहा है, तो ये यूज बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करना होगा हमें करना पड़ेगा द सन ऑफ राहुल्स ब्रदर, क्या करना पड़ेगा द सन ऑफ राहुल्स ब्रदर। आ रही बात समझ में? डबल पजेशन का यूज कभी नहीं होगा। एक और जरा देख लेते हैं, रेखाज फ्रेंड्स नेचर इज गुड, रेखा के जो दोस्त का जो नेचर है वो अच्छा है, तो इसका मतलब डबल पजेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है इस सेंटेंस में, तो ये सेंटेंस गलत है। सही क्या हो जाएगा इसका? आपको करना पड़ेगा द नेचर ऑफ रेखाज फ्रेंड एज गुड। ओके, बात क्लियर है ना? सिंपल सी कहानी है, कभी भी याद रखना है अगर सेंटेंस में डबल पजेशन का यूज हुआ है तो वो नहीं होगा, आपको उसको सिंगल पजेशन का यूज करना पड़ेगा और उसके साथ में मतलब आप सिंगल अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा और उसके साथ में ऑफ का यूज करना पड़ेगा। तो जरा नेक्स्ट रूल क्या कहता है, जरा ध्यान से जरा सुनेंगे। अपॉस्ट्रोफी विद एस इज यूज्ड विद एनीबडी, कहने का मतलब जो अपॉस्ट्रोफी साइन है अगर सेंटेंस में यूज हुआ है एनीबडी, नोबडी, एवरीबडी, समबडी, एवरीवन, समवन, अगर सेंटेंस में कहीं पर भी अपॉस्ट्रोफी एस आता है और इनके साथ में आपको क्या करना है, अब एनीबडी और नोबडी के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना है, तो याद रखना आप क्या करोगे, डायरेक्टली इनके साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एवरीबडीज कंसर्न इज नोबडीज कंसर्न, मतलब प्रत्येक की जो चिंता है वो किसी की भी क्या नहीं है, चिंता नहीं है। कहने का मतलब यहाँ पर है एवरीबडी के साथ में मैं क्या कर सकता हूँ, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना नोट करके यहाँ पर आप लिख सकते हो इफ एल्स इज यूज्ड आफ्टर दीज वर्ड्स, अगर एवरीबडी, नोबडी, एवरीवन, नो वन, समवन इनके साथ में एल्स का यूज हो रहा है, अगर एल्स आ रहा है तो आपको क्या करना है, यूज अपॉस्ट्रोफी विद एल्स एज पर फॉलोइंग, आपको याद रखना है। फिर आपको एनीबडी, नोबडी और समबडी के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करना है, आपको करना पड़ेगा एल्स के साथ में, जैसे आई कैन रिलाई ऑन योर वर्ड्स नॉट समबडी एल्सेज, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करना पड़ेगा। एग्जाम में वो आपको क्या करेगा, समबडीज के साथ में यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी साइन लगा देगा और एल्स के साथ में नहीं लगाएगा, तो ये आपको सही करना होगा। आई कैन रिलाई, मैं तुम्हारे शब्दों पर क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी बात पर विश्वास कर सकता हूँ, अन्य किसी की बात पर विश्वास नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहाँ तक ये हमारे जो सारे जो रूल्स हैं आपके पजेसिव, जो मैंने आपको बताया पजेसिव केस के, ये सारे रूल्स हमने क्लियर कर लिए हैं। और अब यहाँ तक आपने क्या कर लिया है, जेंडर हो गया, आपका केस हो गया, प्लस आपने नाउन भी कर लिया अच्छे तरीके से। अब जो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो जो लाने वाला हूँ वो आपके लिए एक्सरसाइज की वीडियो होगी, नाउन की वीडियोज़ होगी। अगर आपको यहाँ पर फिर भी कोई डाउट्स रह जाता है या कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, और मैं उसको जल्द से जल्द आपको सॉर्ट आउट करने की, आपको आंसर देने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। और हाँ, इस वीडियो में मैंने क्या करी है, एक और बात आपको बताना मैं भूल गया कि इस वीडियो में मैंने एक एरर करी है और कहीं ना कहीं पर वो एरर मैंने क्या कर दी है, मतलब लिख दी है, और मैंने वो जानबूझकर वो एरर किया है। अगर आप में से उस एरर को कोई फाइंड आउट करके नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता पाए कि सर आपने ये वाली गलती करी थी, तो उसके लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ है, जो सरप्राइज़ मैं उसको दूंगा, जो बाद में जो मुझे बताएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलिए फिर आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, सबसे ज़्यादा शेयर करो, और
ठीक है यार, करते रहो, थोड़ा बहुत तो शेयर कर दो अपने टीचर्स के लिए। ओके ठीक है, तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहो, तरक्की करते रहो और आगे बढ़ते रहो। हैव अ नाइस डे एवरीवन।